जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए जो प्लेटफॉर्म की तरफ से एक नई वॉल्यूम 1 की प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुकी है, इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि पूरा सेट को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और अपना स्कोर में बताइएगा कि आपने इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं और आपका स्कोर कितना रहा है। दोस्तों इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है वो अपडेट मिलेंगे, यानी कि पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको इस बुक में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर में बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका स्क्रीन में दोस्तों है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के अंतर्गत 10+2 के शिक्षा मॉडल के प्रश्न स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 5+3+3+4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको ये बता दें, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये इस बार 29 जुलाई 2020 ईस्वी को लॉन्च की गई थी। कब? 29 जुलाई 2020 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसकी लागू की गई थी। तो इसका जो मॉडल रखा गया अभी 5+3+3+4 जो इसका मॉडल रखा गया है। दोस्तों हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था। तो दोस्तों वो राज्य था कर्नाटक। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको पहली बार किस राज्य ने लागू की थी, तो कर्नाटक ने लागू की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था, तो ये 22 मई 1993 से जो है 1993 से इसको पहली बार मनाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त को बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों इसमें रक्त सीरम जो है स्कंदित नहीं होगी, जबकि प्लोनेमरी धमनी से लिया गया रक्त ये स्कंदित होगी, प्लोनेमरी सिरा होगी और रक्त प्लाज्मा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की जो परिक्रमा होती है तो उसके दौरान पृथ्वी जो होती है सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है, किस मंथ में होती है। आपके पास ऑप्शन है मार्च महीने में, जुलाई महीने में, सितंबर महीने में या जनवरी महीने में। तो दोस्तों आपको बता दें जो सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है वो होती है कब, जनवरी महीने में होती है। ठीक है, ऑप्शन में डी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों क्या होता है ना कि जो मतलब 3 जनवरी को मतलब और ये इसको क्या बोलते हैं, 3 जनवरी को ये होती है, और 3 जनवरी क्या बोलते हैं, उपसॉरिक बोलते हैं, यानी कि वेरी हेलियन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आपके सामने में है, कह रहा है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकेल का अनुपात क्या था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, रेशियो का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। ये आप देखिए तांबा हम बात करते हैं, T4 तांबा ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जे से जस्ता ले लेते हैं मान लेते हैं, और जो है निकेल को N मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए रेशियो क्या दे रखा है हमारे पास, तांबे और जस्ते का अनुपात जो है 21:16 दे रखा है। तो जहाँ पर तांबा 21 हो गया हमारा, और जो जस्ता है हमारे पास कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है कि जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात जो है 7:24 है। दोस्तों यहाँ पे उलट दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि निकेल और जस्ते का अनुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जस्ते कितना पे 24 यहाँ पे दे रखा है, और जो निकेल हमारा है वो हमको निकालना है। निकेल कितना है, 7 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपके पास जो है कटपीट के 63:28:63:48:14 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में जो है आपके पास बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में जो किसकी मात्रा असामान्य रहेगी, वो कीटोन की मात्रा क्या होती है, असामान्य रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। देखिए सेलवास दोस्तों क्या होता है, सेलवास एक जो है ये उष्ण कटिबंधीय, ये क्या होती है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जबकि स्टेपी वेल और जो डाउन्स है ये सभी क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। यानी कि ऑप्शन में ए यहाँ पे सही जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो दोस्तों आपको बताना है जो इनमें से कौन सा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा यानी ठंडी जल धारा है। ठीक है, तो दोस्तों जो बेंगोला धारा है हमारा, ये क्या होती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक शीतल धारा है। ऑप्शन में बी का इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं अल्बोहास धारा की। दोस्तों ये जो पाई जाती है हिंद महासागर में पाई जाती है। ठीक है, हिंद महासागर दोस्तों ये क्या है, गर्म धारा है। वो दोस्तों हम बात करते हैं कैनारी की। तो कैनारी क्या दोस्तों, ये ठंडी जल धारा है जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा था कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेंगोला धारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो दोस्तों को बताना है जिनमें से कौन सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्वेज नहर होता है ये क्या होती है, एक विश्व का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1869 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों स्वेज नहर की बात करें तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को भी जोड़ती है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। तो दोस्तों संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की जो भागीदारी है वो कितना है, 2.40% होती है। ठीक है, और दोस्तों हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है, तो वो 16% है, लगभग 17% के बराबर होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में से विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो दोस्तों वो नदी कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, कावेरी नदी है। तो दोस्तों वो क्या है, कावेरी नदी, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है, दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो है प्रैक्टिस सेट पूरे करवाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजो रखती है। तो दोस्तों कौन सी ऐसी मिट्टी होती है जो अधिकतम पानी को संजो कर रखती है, तो वो कौन सी होगी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है। जो दोस्तों लहसुन में विशिष्ट गंध होते हैं वो सल्फर यौगिक की वजह से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्टॉक फार्मिंग क्या होती है। दोस्तों स्टॉक फार्मिंग जो होती है ये क्या होती है, दोस्तों ये जो होती है पशुओं का प्रजनन से संबंधित होती है, स्टॉक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो दोस्तों प्रत्येक वर्ष को 5 जून को मनाते हैं और 1973 से इसे मनाया जा रहा है, अब तक इसे हम लोग मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो ऊर्जा का जो प्रतिशत रहता है वो 1 से 2% भाग जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन में ए हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा सामान उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर होता है। तो देखिए दोस्तों सामान्य सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो होता है पॉलिस्टर और ये नायलॉन, रेयॉन और कौन सा एक्राइलिक, यानी दोस्तों ये चारों क्या होते हैं, ये सामान उपयोग में लाए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अदरक जफरकंद ये बिल्कुल सही है, प्याज मांसल पर्न ये भी सही है, नारियल भ्रूण पोष ये भी सही है। जो कि दोस्तों आलू जो होती है, आलू क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, कंद होता है। यहाँ पे ये मूल नहीं होता दोस्तों, ये क्या होती है, कंद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कौन सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों कौन से पदार्थ होते हैं जिसके ऑक्सीकरण से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो वो कौन सा होता है, वसा होती है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा के पास ऑप्शन है यह लोह युक्त यौगिक होता है। तीसरा के पास ऑप्शन है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है और जबकि चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, ये रक्त में जो ऑक्सीजन का संचार करता है ये बिल्कुल सही है। दूसरा यह जो रक्त या लोह युक्त यौगिक होता है ये भी बिल्कुल सही है और चौथा यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है ये भी सही है। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा जो प्रदान करता है ये WBC का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, जो RBC का काम था यानी हेमोग्लोबिन का काम था वो 1, 2 और 4 था। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है उससे कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है अश्वशक्ति यानी शक्ति की इकाई, ये भी सही है। और समुद्री मील दोस्तों क्या होता है? नौ संचालन में दूरी की इकाई को समुद्री मील से मापते हैं, ये भी सही है। जबकि दोस्तों जो सेल्सियस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती दोस्तों, ये क्या होती है? टेम्परेचर यानी कि तापमान की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है? तापमान की इकाई होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? तो दोस्तों क्षयकारी बल की बात करें तो ये जो घर्षण बल होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये क्षयकारी बल होता है। ठीक है दोस्तों, घर्षण बल जो होती है हमेशा क्या होती है? विपरीत दिशा में लगती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और बनता है कि कौन ऐसा घर्षण बल है जिसकी जो है जिसका मान सबसे कम होता है? तो दोस्तों वो लॉटनी घर्षण जो होता है दोस्तों, उसकी जो मान होती है सबसे कम होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या रहता है? क्षयकारी बल कौन सी है? तो घर्षण बल जो है दोस्तों क्या है? क्षयकारी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों कण के द्वारा क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है, यानी कि हीट जो होती है उष्मा एक से दूसरे में परिवर्तित होती है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आपको बताना है, इसे बोलते हैं लोग कंडेंसन। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? पहला आपके पास ओजोन है, दूसरा क्लोरीन डाइऑक्साइड, तीसरा के पास है क्लोरोमीन और चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरोमीन ये सभी क्या होती हैं? जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो दोस्तों ऑक्टेन संख्या जो होती है इसके द्वारा किसकी गुणवत्ता मापते हैं हम लोग? तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापते हैं ऑक्टेन संख्या से। तो ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? दोस्तों सोडियम वाष्प लैंप जो होते हैं प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। दूसरा है इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। तीसरा के पास है ये आँख के लिए शीतल होती है और चौथा कौन सा? ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में बी, यानी कि यह जो सोडियम वाष्प लैंप होते हैं ये इसका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लंबे दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों लंबी दूरी को जो हम तय करते हैं रेडियो प्रसारण के लिए, तो इसमें से किसका प्रयोग करते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आयन मंडलीय तरंगों के उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की स्थिरता अस्थायी कठोरता के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों जो पानी में अस्थायी कठोरता होती है इसके लिए जो उत्तरदायी होती है वो कौन सी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको पता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसका आंसर आप बनाते चलिएगा और अंत आपको बताना है कि आपने इससे प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न को सही कर पाए, आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, इस बात को आप मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन प्रशिक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो दोस्तों जो शराब पीकर वाहन चालक होते हैं वो श्वसन परीक्षण में जो यातायात पुलिस इस्तेमाल करती है वो करती है क्या? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस वेल्डिंग में समानता प्रयुक्त ईंधन कौन सी होती है? तो दोस्तों जो गैस वेल्डिंग हम लोग करते हैं इसमें जो समानता प्रयुक्त ईंधन होती है वो क्या होती है? एसिटिलीन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोक्सिक समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? दोस्तों जो हाइड्रोक्सिक समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल होता है यह कौन सा आपको बताना है? बेंजोइक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है, सिनामिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्सी समूह वाला जो ऑर्गेनिक होता है ये क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमो डिजाइन किया जाता है। इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, दूसरा के पास उसकी वसा हटा दी जाती है, तीसरा के पास ऑप्शन है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है और इसको केवल उबाला जा सकता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो किसके समानुपाती होती है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं? जेड स्क्वायर का समानुपाती होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जहाँ पर ये अवस्थित है आपको मिलान करना है।
देखिए दोस्तों, हड़प्पा जो होती है दोस्तों, ये आपको कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा दोस्तों कहाँ पे? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं लोथल। तो लोथल दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और जबकि रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि ए का 3 ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है दोस्तों। और जो उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों सभी के सभी क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है कि अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो देखिए दोस्तों, अद्वैत दर्शन जो है इसका संस्थापक कौन है आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों, शंकराचार्य दोस्तों क्या है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो देखिए दोस्तों, जो सुल्तान थे कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण दोस्तों करवाया गया था, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का अगर प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुतुब मीनार का जो मतलब नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। जबकि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, पहली युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1527 में, ये भी सही है दोस्तों। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, ये भी सही है। जबकि चंदेरी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो बात करें चंदेरी का, तो इसका युद्ध हुआ था दोस्तों, ये जो है 1528 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था, 1530 में नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम है, यह कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अलग से देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो दोस्तों जो वंदे मातरम के संपादक थे वो थे मैडम भिखाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, ठीक है, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दर था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगी? दोस्तों ये बहुत ही सरल प्रश्न है, यानी कि बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ आपको साधारण ब्याज दे रखा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्याज निकालना है। तो आपको पता है दोस्तों कि जो SI होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT × 100 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे P कितना दे रखा है, 3125 दे रखा है P हमारे पास, और रेट कितना दे रखा है हमारे पास, तो रेट है 8% और समय कितना है 5 साल के लिए, और बच्चे क्या करेंगे 100 करेंगे। जब इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा, 1250 रुपये हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो दोस्तों जो द्वितीय विश्व हुआ था 1946 में, इसके बाद जो भारत आया था वो दोस्तों कौन आया था आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो क्रिप्स मिशन था ये भारत कब आया था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो केंद्र में द्वैत शासन है ये किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो भारत का अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन जो है अधिनियम को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब यह होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है दोस्तों 12 से 35 के बीच में यह अनुच्छेद पड़ता है। तो इसमें जो अनुच्छेद में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 दोस्तों क्या है, बच्चों से शोषण संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो दोस्तों कौन सा प्राधिकार जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? देखिए वास्तविक और लोकप्रिय शासन जो ये नहीं है, औपचारिक और औपवैधिक ये दोस्तों प्राप्त हैं, राजनीतिक और नाममात्र नहीं, और संवैधानिक और नाममात्र ये, यानी दोस्तों 2 एवं 4 जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों कह रहा है कि देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों एक जोहरी की, ये दोस्तों क्या है ना, बहुत आपको देखने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान प्रश्न है। देखिए आपको पढ़िएगा बड़े ध्यान से, हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं कि एक जोहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख रुपए तक तय किया। ठीक है, इसको हमको कुछ नहीं करना है। इसके निर्माण में कच्चे माल के सहित जोहरी ने 3 लाख का निवेश किया और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जोहरी को कितने रकम खर्च करने होंगे? तो देखिए दोस्तों जितना भी निवेश किया है ना ये जोहरी ने, बस उसका 20% आप निकाल दीजिए, आपका सोने का जो है वो रकम निकल जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों 3 लाख का हम यदि 20% निकालते हैं तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं 20/100। ठीक है, यहाँ से 2 शून्य कटेगा और यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि 60,000 रुपये दोस्तों क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बस ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न है तो इसको हम नहीं बनाएंगे, बहुत आसान प्रश्न होता है ये सब। तो आपको बस ध्यान से धैर्यपूर्वक पढ़ना होता है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो दोस्तों देखिए विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से 4 महीने तक रोक सकती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, यहाँ पे 14 दिन या 6 माह नहीं होगा दोस्तों। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि किसी विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से 4 माह की अवधि के लिए रोक सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे? तो दोस्तों उसके सभापति कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है, और दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए अनुच्छेद 14 दोस्तों क्या होता है? समानता होता है। ठीक है, आप जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। उसके बाद होता है अनुच्छेद 36 दोस्तों, 36 से काम क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 74 दोस्तों क्या होती है? मंत्री परिषद होती है, और जबकि 368 क्या होती है? संशोधन प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो है आपको देख सकते हैं 1 का 4, यानी कि 1 का कौन सा हो गया दोस्तों? 3, 1 का 3, बस एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो दोस्तों जो नियोजित अर्थव्यवस्था है ये किस पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिश्र अर्थव्यवस्था नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था पूछी जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों पिछले जो देश हैं इसके लिए रोलिंग प्लान जो सुझाव दिया था ये जी मॉडल के द्वारा दोस्तों दिया गया था रोलिंग प्लान। ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये यहाँ पे 54 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना है? दोस्तों तेंदुलकर समिति के अनुसार। तो दोस्तों आपको बता दें जो तेंदुलकर समिति है इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2009 में प्रकाशित की थी। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो भारत में लगभग 21.9% जो है मतलब नीचे रहने वाले लोग जो है प्रतिशत वो क्या है? गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, BPL में रहते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों हम बात करते हैं कि 29.5 किसने कहा था? तो 29.5 जो दोस्तों सी रंगराजन समिति जो आई थी उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि 29.5% जो है रहने वाले प्रतिशत है ये गरीबी रेखा से नीचे है। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो प्रश्न क्या आया था इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट्स, इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन M3 का शामिल है? दोस्तों M3 में शामिल होते हैं दोस्तों ये जनता के पास मुद्रा शामिल होती है, बैंकों के पास मांग जमा शामिल होती है और बैंकों के पास समय जमा, ये तीनों शामिल होती है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा? डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है?
तो दोस्तों रुपए के जो परिवर्तन रहता है, इसका तात्पर्य क्या आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रुपए को एक अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए के रूप में परिवर्तित करने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं, रुपए की प्रमुखता से तात्पर्य रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है। दोस्तों ब्रेक इवन बिंदु जो है ये आपको बताना है ये क्या होता है। दोस्तों ये क्या होती है, वह स्थिति होती है जब फर्म को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा खेल है जिसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो होता है रग्बी फुटबॉल। ठीक है, रग्बी फुटबॉल क्या दोस्तों, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। दोस्तों बात करते हैं रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जबकि हॉकी में कितने दोस्तों, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, और खो खो में कितने हैं दोस्तों, तो खो खो में बात करें तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो आप देख सकते हैं आप सबसे ज़्यादा किस में है, रग्बी फुटबॉल में है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले एनपीए का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों एनपीए जो होता है इसका नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी कि एनपीए का परफॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का प्रश्न है। आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को यदि आपको आता है तो बनाइएगा, यदि आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ ही दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न छोड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि ये बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी सवाल है तो हम भी यहाँ पर स्किप करते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि हम इसको बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बस आपका आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर 2.0 जगह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों विज्ञान दिवस जब प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग कहते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी थे हमारे राष्ट्रपिता, इसने अपनी जो आत्मकथा थी यह मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जो है ना ये जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन में डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। तो दोस्तों प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है ना ये कहाँ पे रखा गया था आपको बताना है। ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। दोस्तों ये जो मतलब मयूर सिंहासन था यहाँ पे रखा गया था। ऑप्शन में डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। तो दोस्तों जो 20 रुपए है इसके नोट पर माउंट हेरियट की छवि बनी हुई है। ऑप्शन में ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो दोस्तों जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसकी स्थापना जो की गई थी ये की गई थी दोस्तों ये संयुक्त अमेरिका के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन में ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। तो दोस्तों जब इस टाइप का प्रश्न होगा यहाँ पे जो 20% बढ़ी होगी तो 20 लिखिएगा, जितना बढ़ाया गया 120 कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद 100 निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 20 छः 120 हो जाएगा और 2 3 6 50 यानी कि 16.2/30 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों महिला साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वो है रोहतास जिला में। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए दोस्तों जब भी हम बात करें कि बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की तो इसमें महिलाओं को जो है दोस्तों 50% आरक्षण दी गई थी। ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। तो दोस्तों रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था ये 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस देशों के बीच नॉनकिंग की संधि हुई थी। दोस्तों नॉनकिंग संधि जो हुई थी वो चीन और ब्रिटेन के बीच में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण से किया जाता है। तो दोस्तों जो उपकरण है ये हमारा अवरक्त तरंग का उपयोग दोस्तों करते हैं हम लोग राष्ट्रीय रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना का होता है? तो 159 लीटर का होता है तेल का एक बैरल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों सीवी रमन को उसके प्रकाश के परिकलन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और 1930 ईस्वी में दोस्तों इसको ये पुरस्कार दिया गया था। अलग अलग क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारा क्या है, प्राकृतिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है, जबकि DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लास्टिक ये सभी क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण होते हैं। अलग क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्न में से किस उद्योग में निगरानी हेतु जैव चिप का विकास हुआ था? तो दोस्तों जैव चिप का विकास हुआ था ये मत्स्य उद्योग मछली उद्योग में जैव चिप का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस पुरस्कार को वीरता सूची में स्थान दिया गया है? दोस्तों जो कौन सा पुरस्कार जिसको वीरता सूची में स्थान दिया गया है? तो ये कहेंगे भारत रत्न को वीरता सूची में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन युग्म सत्य है? दोस्तों कौन सा सत्य आपको बताना है। देखिए दोस्तों, चेतन भगत मिड नाइट चिल्ड्रन ये गलत है, सलमान रुश्दी फ्यूरी ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? तो दोस्तों ये जो अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अंतर स्पष्ट किया यह है मैकावर एवं पेज जो दोस्तों ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग को स्पष्ट किया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जानबूझकर किया गया हुआ प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसके दबाने के लिए किया जाता है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये क्या होता है, संघर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो दोस्तों कौन सा जो है मानव विकास का संकेतक नहीं है? यह है शहरीकरण का स्तर जो दोस्तों ये क्या है, मानव विकास सूचकांक का स्तर नहीं है। दोस्तों यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का संन्यास कहाँ किया गया है? तो दोस्तों सैनिक स्कूल का संन्यास किया गया है ये आपको गुजरात में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा देश है? ये ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है कि हाल ही में जो ब्रिटेन है इसके द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अलग क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये भारतीय है कौन सा, राजेंद्र सिंह घाट को ये शामिल किया गया है, सम्मानित किया गया है। अलग से देखिए दोस्तों कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका जो है इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, यही सत्य है। और इसकी थीम लैंगिक समानता के शक्ति को उजागर करना ये भी सही है, यानी कि ए एवं बी दोनों को दोनों क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। अलग से देखिए दोस्तों कह रहा है कि 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये देश अपना देश भारत के द्वारा की गई है, SCO की बैठक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैविक जो महोत्सव इसकी मेजबानी जो की गई है वो विशाखापट्टनम के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 16वां विशेष ओलंपिक खेल जो है ये जर्मनी बर्लिन में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? तो दोस्तों नए भारत के सपने हेतु जो है मेटा यानी फेसबुक द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रितले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों इसे अध्यक्ष बनाया गया है सीन मर्फी को अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों लूना 25 जो चंद्रयान है ये किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है आपको रूसिया ने, अभी हाल ही में ये फेल हो चुका था। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंकिंग जो है ये चौथा रैंकिंग इसको मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया है ये कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों किससे प्राप्त हुई है, तो ये हो जाएगा जेट विंग्स एयरवेज को इसकी स्वीकृति प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया है। तो दोस्तों मूंग का कीमत जो है ये 8558 रुपये जो है ये घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा निवेशक जो है वो कौन सा, सिंगापुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये केरल को चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा 100वां प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों NTA का जो महानिदेशक घोषित किया गया है ये सुबोध कुमार सिंह को घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर ख़त्म कर लिया है। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं और आपका स्कोर कितना रहा है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।